नमस्कार दोस्तों, धवल मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेक्चर है डायबिटिक केटो एसिडोसिस। तो हम डायबिटिक केटो एसिडोसिस की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके कॉजेज और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, वो हम पढ़ने वाले हैं। अब किसी भी पर्सन में डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप होता है तो उस पर्सन में साइन एंड सिम्टम क्या आते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे और उसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं डायबिटिक केटो एसिडोसिस। तो ये डायबिटिक केटो एसिडोसिस किस में डेवलप होता है? तो जो डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उसमें एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है जिसका नाम है डायबिटिक केटो एसिडोसिस। अब डायबिटीज के भी दो टाइप होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज होता है और एक टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो इन दोनों में से किस में डेवलप होता है? तो जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप होता है और टाइप 2 वाले पेशेंट में ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में क्यों डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है? तो ये हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर आता है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है? ग्लूकोज है। हमारे बॉडी में पेनक्रियाज होता है, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियास का काम क्या होता है? पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होते हैं जो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं। हमारे बॉडी में इंसुलिन का काम क्या होता है? तो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में से सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। ये हमारे बॉडी के सेल है। इंसुलिन क्या करेगा? हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ट्रांसफर करके सेल में भेजने का काम करता है। ये नॉर्मल पर्सन में नॉर्मल प्रोसेस चलती है। अब टाइप 1 डायबिटीज कैसे डेवलप होता है? तो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर की वजह से ये इंसुलिन प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। अब इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसुलिन क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। हमारे बॉडी में इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लूकोज ब्लड में से सेल में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब ब्लड में से सेल में ट्रांसफर नहीं होगा तो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। अब ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज हो जाती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट बोलने वाले हैं। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है। अब ये डायबिटिक केटो एसिडोसिस कैसे डेवलप होता है? अब इस सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, इस सेल को तो एनर्जी चाहिए। तो ये सेल क्या करते हैं? फैट का मेटाबॉलिज्म करने लगते हैं। किसका मेटाबॉलिज्म करते हैं? ग्लूकोज के लिए फैट का मेटाबॉलिज्म करते हैं। और फैट का मेटाबॉलिज्म करते हो तो फैट से तो ग्लूकोज बनना था, लेकिन फैट से क्या बनता है? केटोन बॉडी बनता है। केटोन बॉडी बनता है। केटोन बॉडी एसिडिक नेचर के होते हैं। ज्यादा लेवल केटोन बॉडी का हमारे बॉडी में इंक्रीज होने की वजह से क्या डेवलप हो जाता है? केटो एसिडोसिस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? केटो एसिडोसिस डेवलप होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन प्रोडक्शन ना होने की वजह से ग्लूकोज ब्लड में से सेल में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में इंक्रीज होगी और सेल को ग्लूकोज चाहिए। तो सेल किसका ब्रेकडाउन करते हैं? फैट का ब्रेकडाउन करते हैं और फैट से क्या मिलता है? केटोन बॉडी बन जाती है। वो केटोन बॉडी एसिडिक नेचर के होते हैं, वो ब्लड में रिलीज होते हैं, तो केटो एसिडोसिस डेवलप होता है। ये किस वजह से डेवलप हो रहा है? डायबिटीज वाले पेशेंट में डेवलप हो रहा है। टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में डेवलप हो रहा है, इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा? डायबिटीज केटो एसिडोसिस। इस लेक्चर का नाम क्या हो गया? डायबिटिक केटो एसिडोसिस। तो ये डायबिटिक केटो एसिडोसिस की डेफिनेशंस क्या होती हैं? डायबिटिक केटो एसिडोसिस इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक पेशेंट। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनमें डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप होता है उस पर्सन की जान भी जा सकती है, उस पर्सन मर भी सकता है डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप होने की वजह से। एक किसमें डेवलप होता है? टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में डेवलप होता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन ना होने की वजह से डेवलप होता है।
जो फैट होता है हमारे बॉडी में, उस फैट का ब्रेकडाउन होने की वजह से एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है और क्या फॉर्मेशन हो जाता है, केटोन बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हमारे डायबिटिक केटोएसिडोसिस की डेफिनेशंस हो गई। अब ये टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट में क्यों डेवलप नहीं होता है, तो टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट में इंसुलिन तो प्रोडक्शन होता है, लेकिन इंसुलिन पूरी तरह से सेल में एक्शन नहीं कर पाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है। तो 50% तो इंसुलिन मिल जाता है और ये सेल फैट का ब्रेकडाउन नहीं करते टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट में। इसलिए इसमें एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होता है। किसमें डेवलप होता है, टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में डेवलप होता है। तो हमारा डायबिटिक केटोएसिडोसिस की डेफिनेशंस हो गई। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ द डायबिटिक केटोएसिडोसिस। डायबिटिक केटोएसिडोसिस किस वजह से डेवलप होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट वन है अनडिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। कैसे डेवलप होता है, एग्जाम्पल से हम सोचे कि कोई नॉर्मल पर्सन से उसको ऑटोइम्यून डिजॉर्डर हुआ और उसमें जो पेनक्रियाज होता है, जो बीटा सेल होते हैं उसके अंदर जो इंसुलिन प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उस इंसान में इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा और इंसुलिन एब्सेंट होने की वजह से उस इंसान में टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है। लेकिन उस इंसान को पता नहीं होता है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हुआ है, मीन्स अनडिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटीज है। तो अनडिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट में क्या डेवलप हो सकता है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस डेवलप होता है। उसके बाद आता है टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट। अब कोई पर्सन को पता है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, डॉक्टर ने उसका डायग्नोसिस किया कि आपको टाइप 1 डायबिटीज है, आपको डेली इंसुलिन लेना है। डॉक्टर ने एग्जाम्पल से हम सोचे कि डॉक्टर ने इंसुलिन का डोज सेट किया है कि सुबह 15 यूनिट नाश्ते से पहले लेना है, दोपहर को खाने से पहले 15 यूनिट लेना है और रात को खाने से पहले 15 यूनिट लेना है। ऐसा डॉक्टर ने इंसुलिन का डोज सेट किया है। बहुत सारे पर्सन्स की ऐसी थिंकिंग होती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो इंसुलिन नहीं लूंगा। तो डायबिटिक टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट क्या करते हैं, उन्हें दोपहर को खाना नहीं खाया तो दोपहर का इंसुलिन नहीं लिया, दूसरे दिन उसने सुबह खाना नहीं खाया तो सुबह का इंसुलिन नहीं लिया, तीसरे दिन उसने शाम को खाना नहीं खाया तो शाम का इंसुलिन नहीं लिया। ऐसे इंसुलिन का डोज मिस करता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी को तो ग्लूकोज चाहिए, तो बॉडी क्या करती है, हमारे सेल क्या करेंगे, फैट का ब्रेकडाउन करने लगते हैं, जिसकी वजह से केटोन बॉडी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसे टाइप 1 डायबिटिक वाले पेशेंट में DKA डेवलप होता है, मीन्स इनएडिक्वेट इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन ना देने की वजह से क्या डेवलप होता है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस डेवलप होता है। उसके बाद आता है सेवियर इन्फेक्शन, निमोनिया हो गया, यूटीआई हो गया और सेप्सिस हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में। अब इंसुलिन की डिमांड बढ़ेगी और एडिशनल इंसुलिन हम नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, DKA डेवलप होता है। तो ऐसे स्ट्रेस में हो सकता है, कोई सर्जरी हुई है, कोई ट्रॉमा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शन होने की वजह से, सर्जरी होने की वजह से, ट्रॉमा होने की वजह से उस पेशेंट को ज्यादा इंसुलिन देना पड़ता है। अब एडिशनल इंसुलिन उस पर्सन को हम नहीं देंगे तो क्या करेगा, बॉडी के सेल ग्लूकोज के लिए क्या करते हैं, फैट का ब्रेकडाउन करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या डेवलप होगा, डायबिटिक केटोएसिडोसिस डेवलप होता है। तो सेवियर इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, सर्जरी और ट्रॉमा की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से भी क्या डेवलप होता है, DKA डेवलप हो सकता है। तो प्रेगनेंसी की वजह से भी हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से DKA डेवलप हो सकता है। तो ये हमारे कॉजेज हो गए DKA डेवलप होने के। डायबिटीज में not kill the patient rapidly, but diabetes ketoacidosis may kill the patient rapidly। मीन्स डायबिटीज की वजह से पेशेंट की जान नहीं जाएगी, लेकिन डायबिटिक केटोएसिडोसिस की वजह से पेशेंट मर भी सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। तो पेशेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉपर इंसुलिन लेना चाहिए, जिसकी वजह से डायबिटिक केटोएसिडोसिस डेवलप ना हो। अब हम पढ़ने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डायबिटिक केटोएसिडोसिस। डायबिटिक केटोएसिडोसिस कैसे डेवलप होता है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने आगे कॉजेज पढ़ा, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है, जिसमें पैनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन करना बंद कर देता है और हमारे शरीर में इंसुलिन एब्सेंट हो जाएगा, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है,
डायबिटीज केटो एसिडोसिस डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? तो हमारे शरीर में इंसुलिन का काम क्या होता है? ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। हमारे बॉडी में इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। अब इधर तो क्या हुआ है? टाइप 1 डायबिटीज डेवलप हुआ है। इधर इंसुलिन का लेवल क्या है? एब्सेंट है। अब इंसुलिन का लेवल एब्सेंट होने की वजह से, इंसुलिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से एक ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, सेल के अंदर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। तो ग्लूकोज इज नॉट एंटर इनटू सेल। अब ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड के अंदर तो क्या होती है? इंक्रीज होती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? हाइपरग्लाइसेमिया बोलने वाले हैं। अब इस सेल को तो ग्लूकोज चाहिए, इस सेल को तो एनर्जी चाहिए, तो ये सेल ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और हमारा ब्रेन क्या करता है? लिवर को बोलता है कि आप ग्लूकोज का फॉर्मेशन करो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? कंपेंसेटरी मैकेनिज्म बोलने वाले हैं। अब लीवर क्या करता है? लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उस ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करने लगता है और क्या फॉर्मेशन करता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलने वाले। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन जो हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है जिसका ब्रेकडाउन होने से जो ग्लूकोज बनता है जिसको हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलेंगे। अब हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन तो अभी भी एब्सेंट है, इंसुलिन तो है नहीं, तो ग्लूकोज ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। तो हमारी बॉडी क्या करती है? ज्यादा ग्लूकोज के लिए हार्मोन को रिलीज करती है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन बोलने वाले। तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन को हमारी बॉडी रिलीज करती है। ग्लूकागोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, एड्रेनालिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है, जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन होते हैं। एक काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन लीवर में जाएंगे और लीवर में किसका फॉर्मेशन करवाएंगे? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलने वाले। तो एक काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन भी क्या बना रहे? ग्लूकोज बना रहे। अभी भी हमारे सेल में ग्लूकोज आ रहेगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी हमारे शरीर में इंसुलिन तो है नहीं। तो अब हमारा सेल क्या करता है? अब हमारे बॉडी के सेल हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है जिसका ब्रेकडाउन करने लगते हैं। तो बॉडी सेल नीड ग्लूकोज, अभी भी ग्लूकोज चाहिए, तो किसका ब्रेकडाउन करने लगते हैं? हमारे शरीर में जो फैट है जिसका ब्रेकडाउन करने लगते हैं। फैट का ब्रेकडाउन होने की वजह से हमारे क्या मिलता है? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलता है। वो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहाँ पे जाएगा? तो वो फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल लीवर में जाता है। किसमें जाएगा? लीवर में जाएगा। पहले लीवर क्या बना रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस से ग्लूकोज बना रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज बना रहा है। अब फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आता है तो लीवर में लोड बढ़ जाता है, तो लीवर ग्लूकोज बनाने की जगह क्या बना देता है? केटोन बॉडी बनाता है। क्या बनाता है? फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या बनाता है? उसको बनाना था ग्लूकोज, लेकिन वो क्या फॉर्मेशन करता है? केटोन बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। केटोन बॉडी क्या होता है? एसिडिक नेचर के होते हैं, जो हमारे ब्लड में रिलीज करता है लीवर। अब केटोन बॉडी हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं? केटो एसिडोसिस बोलने वाले हैं। अब कोई डायबिटिक केटो एसिडोसिस वाला पेशेंट है तो उसका ग्लूकोज का लेवल हम देखें तो ज़्यादा मिलेगा और केटोन का लेवल भी हमको ज़्यादा मिलेगा। तो किसकी वजह से डेवलप होता है? डायबिटीज की वजह से डेवलप होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? डायबिटिक केटो एसिडोसिस बोलने वाले हैं। तो ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है? डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ द डायबिटिक केटो एसिडोसिस। किसी भी पर्सन में डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप होता है तो उस पेशेंट में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। अब डायबिटिक केटो एसिडोसिस कैसे डेवलप हुआ है? केटोन का लेवल ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से डायबिटिक केटो एसिडोसिस डेवलप हुआ है। तो केटोन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से उस पेशेंट में नूजिया और वॉमिटिंग डेवलप होती है। उसको वॉमिटिंग जैसा फीलिंग होता है और वॉमिटिंग हो भी जाती है। उसके बाद उसको पोलीयूरिया डेवलप होता है। पोलीयूरिया क्या होता है?
तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वो बार बार यूरिन पास आउट करने जाता है, जिसको हम पॉलीयूरिया बोलने वाले हैं। तो पॉलीयूरिया कैसे डेवलप होता है? तो हमारे किडनी में क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम होता है। अब हमारे ब्लड में डायबिटिक केटोएसिडोसिस में क्या डेवलप होता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या है, इंक्रीज है। अब ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में, तो इधर ग्लूकोज ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे नेफ्रॉन, तो ग्लूकोज का क्या होगा, नेफ्रॉन से बाहर निकल जाते हैं। अब एक ग्लूकोज के साथ साथ क्या निकलता है, वाटर भी बाहर निकलता है। वाटर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, तो वाटर भी बाहर निकलता है और इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और क्या डेवलप होता है, पॉलीयूरिया डेवलप होता है। उसके बाद अब यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, यूरिन ज़्यादा लॉस हो, वाटर ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में क्या डेवलप होता है, डिहाइड्रेशन डेवलप होता है। उसको वॉमिटिंग भी हो रही है और उसमें वाटर लॉस यूरिन के द्वारा ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से उस पेशेंट में डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है। उस पेशेंट का माउथ ड्राई हो जाता है, सलाइवा फॉर्मेशन कम हो बनती है, सलाइवा कम बनेगी तो उस पेशेंट का माउथ क्या होता है, ड्राई हो जाता है। अब वाटर का लेवल बॉडी में कम होने की वजह से उस पेशेंट का हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर हमको कम देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, हाइपोटेंशन बोलने वाले हैं। मीन्स उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम चेक करेंगे तो हमको कम मिलेगा, जिसको हम हाइपोटेंशन बोलेंगे। अब पेशेंट में क्या होता है, ब्लड में फ्लूइड की मात्रा कम है, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है, जिसको हम टेकीकार्डिया बोलने वाले हैं। तो ऐसे पेशेंट में हमको पल्स रेट कैसे मिलेंगे, इंक्रीज मिलेंगे, जिसको हम टेकीकार्डिया बोलेंगे। पेशेंट के ब्लड के अंदर केटोन की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो रैपिडली और डीप ब्रीथिंग करता है, जिसको हम कुस्माल्स रेस्पिरेशन बोलने वाले हैं। तो कुस्माल्स रेस्पिरेशन भी डेवलप होता है। उसके बाद आता है पॉलीडिप्सिया। तो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, वाटर का लेवल कम होता है, जिसकी वजह से उसको प्यास लगती है, प्यास ज़्यादा लगेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडिप्सिया। तो पेशेंट को थर्स्ट ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है। उसके बाद आता है पॉलीफेजिया। सेल के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम है, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस के अंदर जो फीडिंग सेंटर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है और उस पेशेंट को भूख भी ज़्यादा लगती है, पेशेंट हंगर हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीफेजिया बोलने वाले हैं। अब पेशेंट के ब्लड के अंदर केटोन की मात्रा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो पेशेंट ब्रेथ करता है, तो उस ब्रेथ में हमको क्या देखने को मिलता है, उस ब्रेथ में हमको फ्रूटी ऑर्डर ऑन द ब्रेथ, ब्रेथ के अंदर क्या होता है, फ्रूटी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है। तो ये साइन एंड सिम्टम है, जिसकी वजह से हमें पता लग सकता है कि ये पेशेंट में क्या है, डायबिटिक केटोएसिडोसिस है या नहीं। तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस में ये साइन एंड सिम्टम आते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ द डायबिटिक केटोएसिडोसिस। कोई भी डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाला पेशेंट आता है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो पेशेंट आएगा तो पेशेंट को फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद पेशेंट से या पेशेंट्स की फैमिली मेम्बर से क्या करते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में भी मेनली क्या करेंगे, पेशेंट डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज है या नहीं, ऐसे पेशेंट से या पेशेंट की फैमिली मेम्बर से हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। उसके बाद पेशेंट में क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कितना है वो चेक करेंगे, पेशेंट के पल्स रेट चेक करेंगे, टेकीकार्डिया है या नहीं वो चेक करते हैं, पेशेंट का टेम्परेचर है या नहीं वो चेक करते हैं। उसके बाद पेशेंट में ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज हम चेक करेंगे तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना देखने को मिलेगा, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हमको मोर देन 200 mg/dl देखने को मिलता है। तो डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में 200 से ज़्यादा हमें ब्लड ग्लूकोज देखने को मिलता है। उसके बाद पेशेंट में क्या करते हैं, आर्टेरियल ब्लड लेते हैं और उसको एबीजी चेक करवाते हैं। अब आर्टेरियल ब्लड हम चेक करवाएंगे तो उसमें हमें पीएच की मात्रा कम देखने को मिलती है। कितनी देखने को मिलती है, तो लेस देन 7.3 पीएच देखने को मिलेगी।
क्योर लेस देन 7.3 देखने को मिलती है, क्योंकि डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में केटोन की मात्रा इंक्रीज हुई है। केटोन एक एसिडिक नेचर होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में पीएच 7.3 से कम देखने को मिलती है। उसके बाद पेशेंट का बाइकार्बोनेट हम चेक करवाएंगे तो लेस देन 80 MEQ प्रति लीटर देखने को मिलेगी, 18 MEQ प्रति लीटर देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद सीरम केटोन, मेनली मोस्ट कॉमन सीरम केटोन लेवल हमको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलता है। उसके बाद पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाते हैं हम, तो इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाएंगे तो जब पेशेंट आता है डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाला, तो उस पेशेंट में सीरम पोटेशियम लेवल क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। अब जब उस पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं तो उस पेशेंट में पोटेशियम लेवल डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, तो जब पेशेंट आएगा तो उसका पोटेशियम लेवल हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब पेशेंट में क्या हम इंसुलिन देंगे, इंसुलिन प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज होता है जो सेल में एंटर करता है, अब ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम भी सेल में एंटर करता है और ब्लड में पोटेशियम की मात्रा क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमें जब पेशेंट आएगा तो पोटेशियम लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है, हाइपर कैलेमिया देखने को मिलता है। जब पेशेंट की ट्रीटमेंट करेंगे उसके बाद पेशेंट का पोटेशियम लेवल चेक करवाना पड़ता है, रिपीटेडली चेक करवाना पड़ता है, हमें पोटेशियम लेवल कम देखने को मिल सकता है। उसके बाद पेशेंट का सोडियम लेवल हम देखेंगे तो सोडियम लेवल हमको कम देखने को मिलेगा, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया बोलेंगे, तो हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे डायग्नोसिस के लिए ए रिपोर्ट है। उसके बाद हम सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और ईसीजी भी करवाते हैं। ईसीजी में हमें क्या देखने को मिलेगा, पोटेशियम लेवल ज़्यादा है तो ईसीजी से हमें पता लग सकता है, और हम किडनी फंक्शन टेस्ट भी सीरम क्रिएट भी करा सकते हैं। तो ए डायग्नोसिस के लिए ए रिपोर्ट है, जिसके हमें पता लगेगा कि ए पेशेंट में डायबिटिक केटोएसिडोसिस डेवलप है या नहीं। अब हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटिक केटोएसिडोसिस। कोई डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाला पेशेंट आ रहा है, वो डायग्नोसिस हो जाता है कि इस पेशेंट में डायबिटिक केटोएसिडोसिस है, तो उसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या करने वाले हैं। अब जो कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है और पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है, तो पेशेंट को फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो पेशेंट को क्या देंगे, O2 थेरापी देंगे। डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी पे पेशेंट को क्या देते हैं, IV फ्लूइड फर्स्ट देना है। उसके बाद पेशेंट को क्या करवाना है, इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन भी कैसे देंगे, फर्स्ट तो IV फ्लूइड देंगे। IV फ्लूइड कैसे देंगे, पेशेंट का आउटपुट कितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को फास्ट IV फ्लूइड देते हैं। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे पेशेंट को इंसुलिन थेरापी प्रोवाइड करवाते हैं। अब इंसुलिन भी कैसे देते हैं, इंसुलिन भी कंटिन्यूअस देते हैं, स्लोली देते हैं, इन्फ्यूजन में या सिरिंज पंप में देते हैं। स्लोली और कंटिन्यूअस क्यों देते हैं, धीरे धीरे इंसुलिन क्यों प्रोवाइड करवाते हैं, एग्रेसिवली इंसुलिन क्यों नहीं देते, फास्ट इंसुलिन क्यों नहीं देते। तो एग्जाम्पल से हम सोचे कि कोई पेशेंट आया है डायबिटिक केटोएसिडोसिस वाला, कोई नए नए डॉक्टर बने हैं, उन्होंने पूरी तरह से डायबिटिक केटोएसिडोसिस टॉपिक पढ़ा नहीं है, तो वो पेशेंट का शुगर लेवल आता है 500। तो शुगर डॉक्टर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि उसका पेशेंट का शुगर लेवल हम कम कर देंगे, तो उस पेशेंट को क्या देते हैं, 20 यूनिट पहले इंसुलिन देते हैं और 5 मिनट बाद दूसरा 20 यूनिट इंसुलिन दे देते हैं। अब थोड़ी देर बाद पेशेंट डिसरिथमिया में चला जाता है और पेशेंट एक्सपायर्ड हो जाता है, पेशेंट मर जाता है। इसकी वजह से पेशेंट की डेथ हुई। अब जब पेशेंट आता है तो पेशेंट में इंसुलिन ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा है। अब पेशेंट में इंसुलिन देते हैं फास्टली एग्रेसिवली, डॉक्टर ने उसको 20 यूनिट 20-40 यूनिट इंसुलिन दे दिया, जिसकी वजह से एक ग्लूकोज ज़्यादा था, वो ज़्यादा ग्लूकोज ज़्यादा किस में जाएगा, सेल के अंदर जाएंगे। तो ग्लूकोज के साथ साथ पोटेशियम भी सेल के अंदर चला जाता है और पोटेशियम की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो पेशेंट आता है तो पेशेंट को कंटिन्यूअसली स्लोली क्या देते हैं, इन्फ्यूजन में इंसुलिन प्रोवाइड करवाते हैं। कभी भी पेशेंट को एग्रेसिव इंसुलिन नहीं दे सकते। पेशेंट को धीरे धीरे शुगर का लेवल चेक कम करते हैं, पेशेंट को 1 आवरली शुगर का लेवल चेक करते हैं और पेशेंट का शुगर लेवल धीरे धीरे कम करते हैं। फास्टली हम कम नहीं कर सकते, इंसुलिन फास्टली हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं।
तो फर्स्ट वन पेशेंट आएगा तो आईवी फ्लूइड देंगे, उसके बाद इंसुलिन थेरेपी देते हैं। उसके बाद पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेंगे। मेनली इलेक्ट्रोलाइट जब पेशेंट आएगा तब पेशेंट में पोटेशियम लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। जब पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू होती है, पेशेंट में धीरे धीरे इंसुलिन प्रोवाइड करवाते हैं तो पोटेशियम का लेवल कम देखने को मिलता है, क्योंकि पोटेशियम ग्लूकोज के साथ साथ सेल में जाता है। इसलिए पेशेंट में 6 आवरली या 3 आवरली पोटेशियम चेक करते हैं, पोटेशियम का रिपोर्ट करवाते हैं। पेशेंट का सोडियम भी कम है तो पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं। उसके बाद पेशेंट का 1 आवरली क्या करवाते हैं, आरबीएस चेक करवाते हैं, शुगर चेक करते हैं, जिसकी वजह से पता लग सकता है कि इंसुलिन शुरू है तो पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम ना हो जाए, तो इसलिए पेशेंट का 1 आवरली शुगर लेवल चेक करते हैं। तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट हो गया डायबिटिक केटो एसिडोसिस वाले पेशेंट का। तो इधर हमारा डायबिटिक केटो एसिडोसिस का लेक्चर फिनिश होता है।